So now sir live. Okay, sir. Now start the video. Hello students, good morning to all of you. I am Surendra Nagia, faculty in chemistry and now from Kelvin Institute. और पिछले काफ़ी जो है 20 से 25 ईयर से जो है केमिस्ट्री और आप जैसे बच्चों के साथ में अटैच हूँ बेटा. गुड मॉर्निंग. और जो है इससे पहले मेरा एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं कोटा का रहा है, कोटा, बंसल, और उसके बाद मेरा ज़्यादातर टाइम जो इससे पहले जो मेरा टाइमिंग रहा है वो आकाश इंस्टीट्यूट रहा है, सेंटर हेड रहा हूँ और इस मेन सेंटर पे ही रहा हूँ. और अब जो है केल्विन के साथ, जब से केल्विन अभी स्टार्ट हुआ है तब से केल्विन में है और इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख ही रहे हैं. इवन इस बार जो आप केमिस्ट्री में देखा है रिजल्ट, तो इस बार जो बच्चा है उसका एक क्वेश्चन अगर वो गलत नहीं होता तो मुझे बड़ा प्राइड फील होता कि 180 आउट ऑफ 180 जो मेरा ड्रीम है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा बेटा. अब बच्चों के इतने सारे मार्क्स आने लगे हैं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार हर बैच से उम्मीद करता हूँ और मेरी उम्मीद जो है पूरी होने वाली होती है. अब थोड़ी होते होते सिर्फ एक क्वेश्चन पर रह गई है बेटा, और ये उम्मीद अब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे पूरी होगी. अगर आप में अभी बिकॉज स्टार्टिंग जो है अभी फर्स्ट क्लास है हमारा, तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सीधा काम पर आने की बजाय जो है कुछ बातचीत जरूरी होती है, एक रिलेशन जरूरी होता है बेटा. क्योंकि रिलेशन जब बन जाता है उसके बाद चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं. विदाउट रिलेशन अगर हम देखते हैं कि सपोज कोई रास्ते में कुछ भी बोल रहा है और जिसको हम नहीं जानते हैं, तो कितना भी अच्छा बोल रहा हो, कितना भी हमारी काम की चीज हो, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते, बिकॉज हमारे बीच बॉन्डिंग नहीं होती बेटा. तो सीखने के लिए जो एक रिश्ता है, जो जरूरी रिश्ता है सीखने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू मी और इतने सालों का एक्सपीरियंसेस है, सीखना सिर्फ आपका नहीं होता बेटा. इतने साल हो गए, मैं भी स्टूडेंट से सीखता हूँ हर ईयर कुछ ना कुछ, और स्टूडेंट को भी सिखाने की ट्राई करता हूँ. तो सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है एक रिलेशन, और जहां पर जो रिलेशन आपका और हमारा है वो बेटा सुनने और सुनाने का है. मैं कभी बताऊंगा कि ये चीजें हैं, फिर वो आप मुझसे पूछोगे, सवाल करोगे, सवाल करना बहुत जरूरी है, फिर उनके जवाब मिलेंगे आपको, फिर आपके जो होंगे क्यूरियोसिटी जो होगी उस सब्जेक्ट की खत्म होगी. आप सभी लोगों ने जो ज्वाइन किया है वो बेटा डॉक्टर बनने के लिए किया है, और ऐसा देखो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल ट्रुथ है कि सभी स्टूडेंट कभी, इवन किसी दुनिया का कोई से कोई भी फैकल्टी हो, सभी स्टूडेंट उसके कभी भी डॉक्टर नहीं बनते. उनमें से कुछ स्टूडेंट बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं. तो फर्क क्या होता है बेटा? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मेथोडोलॉजी. जिस टाइप से आप एक टीचर को लाइक या डिसलाइक करते हो, तो आई थिंक मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी जब देखता था लाइक या डिसलाइक जब हम करते थे तो वो हम मेथोडोलॉजी के बेस पर करते थे. टीचर वही सिलेबस हमें पढ़ाता है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका, मतलब मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग अगर हमें पसंद आ जाता है, लाइक करते हैं हम उस टीचर को जिसका मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग बेस्ट होता है. दैट सेम थिंग इज अप्लाई ऑन द स्टूडेंट बेटा. ऑलवेज रिमेंबर कि सेम चीज आपका भी मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडिंग अगर अच्छा होगा, तरीका अच्छा होगा, सिस्टम से होगा, सिस्टमेटिक चीजें होंगी, तो आपको बड़ी स्मूथली जो है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. और सिस्टम का फायदा बेटा ये होता है कि आपको प्रेशर स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है. जैसे एक फ्लाइट दे दो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? नीट को क्वालिफाई करना तो बहुत आसान है बेटा. सबसे मुश्किल कामों में से एक है लोहे को हवा के अंदर उड़ाना, और लोगों ने उड़ा दिया. मुश्किल तो ये थे काम. तो अगर आप लोहे को हवा में उड़ाने का चीज देखते हो तो देखते हो जहाज नीचे से ऊपर जाता है, प्रेशर सब नीचे से ऊपर, फ्लाइट उठने के टाइम लगता है और उसके बाद अपने आप उड़ता रहता है. सेम चीज यही होती है कि हमको कोई भी अगर सब्जेक्ट तैयार करते हैं, कोई भी अगर हम अपना चैलेंजेस तैयार करते हैं, तो चैलेंजेस तैयार करने के लिए हमको एक पहले फ्लाइट लेनी होती है. उसमें प्रेशर जरूर आएगा क्योंकि बेस क्लियर करने में प्रेशर लगता है. उसके बाद आप स्मूथली अपने आप जो है आगे चलते रहते हो. तो ये डिपेंड करता है दो ही मीनिंग पर. थोड़ी सी बात करके अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई कि ये हम कैसे अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सब हो जाएगा. तो अभी जो है उसके अंदर आपका बस मैं एक चीज पर फोकस कर रहा हूं कि आप सब लोगों की अभी जो फिलहाल है वो डिजायर है. आपकी डिजायर से आप कभी भी डॉक्टर नहीं बनेंगे. इन शॉर्टकट, इन वेरी फ्यू वर्ड, आपकी डिजायर है डॉक्टर बनना, वो हर किसी की होती है. डॉक्टर वो नहीं बनते जिसकी डिजायर है. जो डिजर्व करेगा डॉक्टर वही बनेगा.
और डिजर्व करने के लिए हमें पूरी तरह से जो है फोकस होना पड़ेगा, चीजों के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्ट का मतलब है सारी की सारी एनर्जी एक जगह फोकस करनी पड़ेगी बेटा। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे अभी ये जो है हरीश आलम, गुड मॉर्निंग बेटा। आपने अभी जो मैसेज किया है, प्रशांत शर्मा हैं, अभी वो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्ट अभी होगा बेटा, फिर स्टार्ट ही करते रहना है, अपने को पढ़ते ही रहना है। विधि बिष्ट है, गुड मॉर्निंग बेटा विधि विदिष्ट। ये तानिया जायसवाल है, अभी स्टार्ट का पूछ रहे हैं बेटा। तो अभी हम जस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो है आई एम वेरी होपफुल टू यू विल रियली जो है एंजॉय द केमिस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि किसी केमिस्ट्री में आपको पता है कि 3 पार्ट हैं, आप सभी एडवांस किए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, लेकिन सबसे बेस जो होता है वो आपके 3 चैप्टर हैं जो किसी भी चैप्टर में काम आएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एटम्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर एटम का पीरियोडिक टेबल में सेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हम क्यों कहते हैं कि भाई इधर ये एलिमेंट रखना है, दूसरी साइड में दूसरा एलिमेंट रखना है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो इसका अरेंजमेंट का मीनिंग समझना है। और तीसरा, फिर जब अरेंजमेंट का मीनिंग समझ आ जाएगा तो इनकी आपस में आपको बॉन्डिंग समझ आएगी बेटा, कि कौन सा किसके साथ, NaCl के साथ ही क्यों इतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है, और Cl फिर Cl के साथ क्यों किस टाइप का बॉन्डिंग कर रहा है। तो इन तीनों को बेस बनाने के लिए हमें पहले 3 चैप्टर उठाने पड़ेंगे। तो मैं आपका जो स्टार्ट लूंगा बेटा आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में लेते हैं अपने, तो एटॉमिक जो होगा आपका स्ट्रक्चर, यहां से हम स्टार्ट लेने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रो करेंगे बेटा। जहां क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होगी वहीं मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू कि यहां ये आपका दिस इज वेरी इंडिस्पेंसेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर क्वेश्चनिंग। तो जैसे सबसे पहले इंट्रो में ही सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा साइज ऑफ, और यही एग्जाम का क्वेश्चन होगा अगर कभी आया इस पार्ट से। तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। बेटा यू नो, सभी आप जानते हो कि कोई भी एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और एटम के न्यूक्लियस में भी छोटा सा पार्ट स्फेरिकल होता है। तो जो साइज ऑफ एटम का मतलब होता है सारे एटम का ऑर्डर जो होगा वो सेम साइज का होगा, इसलिए उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका जो साइज ऑफ एटम होगा वो आपका साइज ऑफ एटम है 1 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ एटम, इसको एग्जाम में किस किस तरीके से आ सकता है, पहला ही चीज देखो, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, या ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम, या रेडियस ऑफ एटम भी जनरली बोल सकते हो, रेडियस ऑफ एटम। यू कैन सी हियर 1 एंगस्ट्रॉम। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या समझ रहे हो आप, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब अब ये क्वेश्चन डिफरेंट वे में आपका आ सकता है। डिफरेंट वे में कैसे आ सकता है आपका, जैसे सपोज आपका 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, या आप इसका आंसर दे सकते हो 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर। तो जो भी आंसर आ जाए तो आप इसमें कुछ भी क्लिक कर सकते हो। जो एटम का साइज होता है बेटा देखो कितना छोटा होता है। यू नो कि हमारी आईज जो है बेटा किस साइज को देख सकती है, कहां से देखना स्टार्ट कर सकती है, कोई बता सकता है बेटा बच्चा आंसर, कि हमारी आई मतलब हम कहते हैं ना विजिबल लाइट देख पाते हैं, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है आपको आइडिया होगा बेटा, विजिबल जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका आप लोगों को आइडिया होगा कि विजिबल वेवलेंथ की लाइट जो है आप अप्रोक्सीमेट 4000 से 8000 ले सकते हो। तो ये देखो 4000 से कितना कम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम। तो किसी एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, आगे वाली वैल्यू वेरी कर सकती है थोड़ी बहुत अलग अलग एटम के लिए, लेकिन ऑर्डर आपका 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर या 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर रहेगा। सेकंड, अगर अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताओ, मतलब रेडियस या ऑर्डर, जैसे आई टोल्ड यू कि रेडियस भी बोल सकता है वो, ऑर्डर ऑफ एटम, एटॉमिक साइज भी बोल सकता है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। सेकंड थिंग इसमें आता है कि ये 1 एंगस्ट्रॉम का हो गया आपका। 1 एंगस्ट्रॉम के बाद अगर न्यूक्लियस पूछेगा तो वो आपका होगा बेटा 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। यू कैन नोटिस अगर एटम है तो उसका साइज है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, बट अगर आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछ ले तो 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। तो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो यहां से
तो यहां से आप ये चीज देख रहे हो, दो चीजें हैं आपके पास बेटा। एक चीज तो देखो आपकी न्यूक्लियस वाली है, ये जो आपको मैंने बना के दिया ये न्यूक्लियस दिया, और ये वाला एटम दिया 10⁻15 मीटर, या आप इसको क्या कह सकते हो 10⁻−13 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस जो होती है बेटा 1 फर्मी होती है, 1 फर्मी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम, तो आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो दो क्वेश्चन आपके बेटा तैयार हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, देन योर आंसर इज 1 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस आंसर कैन वेरी इन डिफरेंट यूनिट्स। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि आपका न्यूक्लियस का साइज कितना है, देन आपकी बहुत छोटा साइज है बेटा 10⁻−15 मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने साइज का बात की। अब देखो अगर हम साइज से आगे चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन। आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी बेटा, लेकिन कंपटीशन के लिए क्या जरूरी है उन चीजों पर बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ एन एटम, तो बता सकते हो बेटा कंपोजिशन ऑफ एन एटम, क्या क्या कंपोजिशन होता है, मतलब इससे किस किस से बना होता है एक एटम। तो इसमें डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है बेटा। कंपोजिशन ऑफ एन एटम में अगर वो पूछता है फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, वेरी इजी बेटा। बताओ फंडामेंटल पार्टिकल, चैटिंग में बताओ मुझे फंडामेंटल पार्टिकल किस किस को बोलोगे आप। फंडामेंटल पार्टिकल सभी जानते हो, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बाकी नहीं। अदर जो होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है। जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई न्यूक्लियॉन फंडामेंटल पार्टिकल, देन क्या आंसर होगा आपका, न्यूक्लियॉन फंडामेंटल पार्टिकल, देन आप क्या आंसर दोगे। और आपके पास अगर ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियॉन फंडा पार्टिकल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल होता है। ये जो आपका है इतना तो आप सभी बच्चे जानते ही हो, तो लेकिन इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल हो जाए। न्यूक्लियॉन में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो पॉइंट आता है, जो आपको चीजें पता है एक में वो डिस्कस करूंगा और साथ में ऐड करूंगा। अगर वो भी पता है तो बहुत बेटर है बेटा, अगर पता नहीं है तो उनको अच्छी तरीके से कर लेना, और आप थोड़ा सा मुझे आंसर भी बताते जाना बेटा। जैसे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो किया है वो सर जे थॉमसन ने किया है, एग्री, सभी को ध्यान होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया। अब डिस्कवरी बेटा जे थॉमसन ने किया है, तो मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वो पूछने जा रहा हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। सभी को पता होगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या लिख सकते हैं बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आइडिया होता है बेटा, सभी को आइडिया होता है। तो लगभग आप जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप बता सकते हो 9.1 इंटू 10⁻31। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 है, तो ये आप चीज देखो जरा, सोचो इसको। अब कंपटीशन के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ये तो गिवन होगा, जब कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये आपका गिवन होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31 बेटा ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है, आप बोलोगे ये नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है अप्रोक्सीमेट बाकी पार्टिकल के कंपैरिजन में। बाकी पार्टिकल मतलब अदर फंडामेंटल पार्टिकल के कंपैरिजन में हमको जीरो लेना है बेटा, नेग्लिजिबल लेना है, नेग्लिजिबल। अब दूसरा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसको जनरली हम क्यू ई लिखेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सबको आइडिया होगा बेटा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव होता है, ये तो नेगेटिव लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड होगा 1.6 इंटू जो आपका ये 9.1 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा आपका चार्ज है। बट ये कूलम जो है ये एसआई यूनिट है, दैट इज द एसआई यूनिट। हमें जो याद करना है, अब ये चीज जनरली याद होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बट ये वैल्यू आपको छोटे यूनिट में करनी है बेटा। जैसे मैं कहूं कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है छोटे यूनिट में। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। अगर आपसे एसआई यूनिट पता है, ये कभी पूछेगा ही नहीं, ये आपको पता है लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। पूछेगा, कहेगा सीजीएस यूनिट में बताओ, छोटे यूनिट में बताओ चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या होता है बेटा, कोई बताएगा बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। नोट कर लो बेटा दिमाग के अंदर, दिमाग कॉपी भी के साथ साथ दिमाग की फ्लोपी में नोट हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इक्वली है। दैट्स व्हाई अगर हम कोई सिंबल लिखते हैं बेटा, तो इसका मतलब सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको ध्यान होता है, ये नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिखेंगे हम, जीरो मास लिखेंगे बेटा, जीरो मास। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिट मास, इसी को हम इन दोनों मास को जो है वो यूनिट मान लेते हैं, यूनिट मास भी बोलते हैं। यूनिट मतलब 1, 1 यूनिट जो है, इसलिए आप इसको -1 E लिखते हो। दैट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 E -1। मास देखो, मैंने मास होता 9.1 है 10⁻31, लेकिन इसको मैंने क्या लिखा है? इसको मैंने नेग्लिजिबल लिया, नेग्लिजिबल लिया इसलिए 0 लिख दिया यहाँ पर मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैसे चार्ज पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो आपको अब जो बेटा फोकस रहना है, आपको अब जो आपको चार्ज पर फोकस रहना है वो इस पर रहना है। ये काम ज्यादा आएगा हमारे पास। जो इधर वाला ले रहे हैं अपने, जो इधर वाला ले रहे हैं, ये चार्ज आपका ज्यादा यूज होगा। आपका ये वाला चार्ज जो होगा वो ज्यादा यूज होगा। ये वाली वैल्यू 4.8 वाली जो वैल्यू है वो आपको यूज करनी है आपने, 4.8 वाली। तो यहां से दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं। देखो हम सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जो था हमारे पास प्रोटॉन था। सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन था हमारे पास। ये जो प्रोटॉन है, ड्रॉ, ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन में देखो वही पॉइंट आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। तो यहां आ गया 27 kg। और अब क्या है कि यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम मास को क्या ले लेते हैं, ये जो मास है इसको हम बोलते हैं यूनिट मास। इसी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो हो जाता है बेटा वो स्मॉल हो जाता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो करेंगे वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जितना है लेकिन पॉजिटिव है, तो वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोल सकते हो। या ESU के अंदर कितना बोलोगे बेटा? ESU के अंदर, ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर आप ये ESU जो मास देख रहे हो, आप ESU मास में अभी हमने बोला था कि इसको आप यूनिट मास लिख सकते हो।
तो एग्जाम में आएगा सिंबल ऑफ जो आपका सिंबल ऑफ प्रोटॉन आ जाए तो क्या देखो, अब आप प्रोटॉन का सिंबल देखना है, आपने प्रोटॉन का सिंबल देखना है, तो प्रोटॉन का सिंबल अगर हम लगाएंगे तो क्या आ सकता है, बताओ बेटा क्या दे सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का दिया था तो प्रोटॉन तो लिखोगे ना P। अब यहां पर ऊपर क्या लिखते थे, मास। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखो यूनिट मास, तो आप यूनिट मास ऐसे लिखो, और चार्ज भी यूनिट प्लस चार्ज लिखो, तो ये प्रोटॉन का सिंबल हो जाएगा, प्रोटॉन का सिंबल हो जाएगा। तो प्रोटॉन का सिंबल आपने देना है 1p1, 1p1 देना है। यहां से अब देखो आप आगे सिंबल वाला बता रहा हूं बेटा, देखो इसमें इसीलिए मैंने फोकस किया है इस पर कि यही आपकी क्वेश्चनिंग है, इधर नहीं है क्वेश्चनिंग आपकी। देखो देखो ये जो आपने क्वेश्चनिंग में देखा है कि अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सिंबल है, सपोज एक्स वाई जेड कोई सिंबल है, यहां पर आप लिखोगे मास और यहां पर जो लिखोगे वो चार्ज, और रेफरेंस पॉइंट होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। जैसे प्रोटॉन का मास हमने यूज कर लिया, जैसे अभी पढ़ा हमने, प्रोटॉन का मास हमने किया यूनिट, सपोज मास, वो यूनिट की वैल्यू क्या है, ये वाली 1.673 इंटू 10⁻27 की, और चार्ज जो है वो भी यूनिट है लेकिन पॉजिटिव है। अब इसके कंपैरिजन में देखो, अगर x मैंने प्रोटॉन ना लेके इलेक्ट्रॉन इससे पहले किया था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब हम कह देते हैं कि उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हम जीरो लगा देते हैं बेटा, यहां नेग्लिजिबल है जीरो। और चार्ज जो है, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी यूनिट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूनिट, लेकिन ये नेगेटिव यूनिट चार्ज है। तो इस टाइप से आप एक सिंबल बनाते हो। देखो थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं, वहां से आ जाएगा। और प्रोटॉन की अगर डिस्कवरी की बात आ जाए तो आप आंसर देना इसमें गोल्डस्टीन, डिस्कवरी आ जाए तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया है वो गोल्डस्टीन ने किया है, बट हमारा जो काम की चीज है वो ये है जो सिंबल बता रहा हूं। अभी इस पर क्वेश्चन बताऊंगा कैसे एग्जाम में आते हैं, क्लियर। तो अगर हमारे पास जो है ईएस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉम वाला भी बताता हूं बेटा। देखो चार्ज और मास, सिंबल क्लियर है। देखो मान लो मैं आपको कहता हूं कि न्यूट्रॉन, पहले जो इंफॉर्मेशन आप जानते हो थोड़ी सी वो कर लेते हैं अपने। सपोज न्यूट्रॉन की बात करते हैं, फिर आता हूं बेटा मैं दीपांशु, आता हूं कि उसको कैसे ईएस में कन्वर्ट किया है। पहले मैं एक सिंबल का और बता देता हूं, जो शिवानी पूछ रहे हो ना, एक बार और देखो। सरवन पूछ रहा है कि सिंबल वाला सर एक बार और, तो देखो सिंबल का फिर बता रहा हूं। न्यूट्रॉन, तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल तो था आपके पास न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है, 1.673 की बजाय 1.675 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। इसका मतलब अप्रोक्स यूनिट मान सकते हो आप, ये मास प्रोटॉन के बराबर ही है, तो इसको हम अप्रोक्स यूनिट लिख सकते हैं, अप्रोक्स यूनिट। अब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, Q का मतलब चार्ज है बेटा, Q का मतलब मैं चार्ज लेता हूं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, यू नो ना, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन नाम ही वहीं से आया, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन जो हो गया वो जीरो, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है। अब देखो जरा सिंबल क्या बनेगा बेटा, अगर मैं न्यूट्रॉन का सिंबल बनाऊं, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन, तो N तो लिखेंगे ही, N का तो कोई मैटर ही नहीं है बेटा। N ऊपर क्या मास लिखें और नीचे चार्ज कितना लिखें, तो ऊपर मास कितना लिखोगे बेटा, न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्स यूनिट मतलब प्रोटॉन जितना ही है तो यूनिट लिख दूंगा 1, और जो चार्ज है वो जीरो है तो ये जीरो लिख दूंगा, जीरो। इसलिए अब कभी भी आप, जब भी आप इन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल को याद करना हो तो आप इससे याद कर लेना। दोबारा लिख रहा हूं, देखो बेटा, बेसिक है प्रोटॉन का जितना भी मास है उसको यूनिट मास लिया जाता है, और चार्ज जो है उसको भी यूनिट लिया जाता है। अब प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तो ई जीरो हो गया, और
चार्ज जो है वो प्रोटॉन की इक्वल ही है बेटा, तो 1 ही लेंगे। बस फर्क इतना है कि ये पॉजिटिव में 1 है, ये नेगेटिव में 1 है। और तीसरा पॉइंट जो आपके पास आया वो न्यूट्रॉन, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के अप्रोक्सी है, तो यूनिट ही ले लिया, अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ज्यादा है, यूनिट ले लिया। और जो चार्ज है वो 0 है, तो इसलिए सिंबल हमेशा ऐसे याद करना बेटा, कंपटीशन के लिए हमको ऐसे याद करने हैं। तो अब कंपटीशन के लिए ऐसे याद करना बिल्कुल ठीक है बेटा, दीपांशु आपने 0 बिल्कुल सही बताया है। अब देखो, अब एग्जाम के क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चनिंग कैसे आएगी फिर। अब क्वेश्चन सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम दी, व्हाट विल वी फाइंड, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। कब मैंने ऐसे कर दिया, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, ये पूछ लिया आपसे। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बाइंड हो जाए बेटा, तो क्या बनाना है, मतलब चीजें रटनी थोड़ी है। मैं किसी पॉइंट पर जाना चाहता हूं, मैं आपका एग्जामिनर हूं और मैंने सपोज क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैं पूछूंगा, आफ्टर एडिंग ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हाट विल वी फाइंड। एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन में मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे पूछूंगा। तो अब क्या करोगे आप एप्लीकेशन लगाओगे बेटा अपने नॉलेज की। आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है देखो, अब जरा सोचो। श्रवण ये देखो नीचे यहां न्यूट्रॉन वाला है, न्यूट्रॉन वाला कह रहे थे श्रवण, या और प्रोटॉन वाला भी करें। न्यूट्रॉन, देखो बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बच्चों के बढ़िया आंसर आए। देखो न्यूट्रॉन, तो आपने कैसे निकाला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देखो आपने कैसे निकाला, न्यूट्रॉन आपने, अगर ये वाली चीज याद है आपको, देखो जो इधर रखी मैंने, अगर ये वाले सिंबल याद है ना, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप इमीडिएट बना दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको। आपको इमीडिएट जो होगा इसके अंदर आप आंसर निकाल देंगे। तो आप जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या लिखोगे 1p1, इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे E, ऊपर मास लिखते हो नेग्लिजिबल और नीचे चार्ज लिखते हो -1। अब सोल्व कर रहे हो आप, अब देखो कोई भी x चीज बन गई हमारी, x चीज बन गई, तो ये 1 + 0 दोनों का सम कितना हो गया 1। इधर देखो इसका सम करो +1 और -1 0, तो यूनिट मास, ये तो मास हो गया यूनिट, ये देखो यूनिट मास हो गया बेटा। और ये चार्ज देखो 0 हो गया चार्ज, तो ऐसा किसका होता है पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल होता है देखो ऐसा, तो ऐसा पार्टिकल, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने बेटा, कि आपका ये जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन ही तो होता है ये 0 और 1। तो वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया इसका, बहुत अच्छा जो है आंसर। तो मतलब इस तरह से हम यूज करेंगे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल में हम इसका यूज करेंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या आएंगे डायरेक्टली, ये मैं नॉलेज क्लाउड में देता हूं। अगर वो डायरेक्टली आपसे पूछे तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट 1836 टाइम, अप्रोक्स लिख रहा हूं, 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इतना हैवी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। और न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी है, तो न्यूट्रॉन का मास 1840 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1840 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल, मैंने 3 चीजें रिपीट की बेटा आपसे। पहले मैंने पूछा आपसे कि बताओ फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ना, तो फंडामेंटल पार्टिकल, तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या आंसर दोगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैं आपसे पूछूंगा न्यूक्लियॉन बताओ, न्यूक्लियॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, देन ओनली 2 आंसर दोगे बेटा। कौन कौन से आंसर दोगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बनता है तो न्यूट्रल हो जाता है, उसी को तो हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप का पॉइंट जो बेटा हमारा आ रहा है वो आता है
आपका किसी भी, अच्छा एक 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 दीपांशु ने पूछा था, वो भी चीज कर देते हैं अपने। देखो बेटा, आपने एक में से ये चीज पूछा था कि कूलाम और ईएसयू में क्या रिलेशन है। जैसे बेटा एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। जैसे 1 मीटर, मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट। इसको आप एसआई यूनिट बोलते हो लेंथ का, और इसको आप स्मॉल यूनिट सीजीएस में यूनिट बोलते हो। क्लियर? अब मीटर क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, सिंपल यू कैन से 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली जो चार्ज होता है, उस चार्ज का भी एक यूनिट होता है एसआई यूनिट, जो होता है कूलाम। कूलाम जो है वो हमारे पास एसआई यूनिट है। क्लियर? और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास ईएसयू। जैसे अभी बताया मैंने, ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो स्टैटिक और यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पहले इसी पर चलते हैं अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फुल फॉर्म है। और ये हमारा सीजीएस यूनिट है बेटा, छोटा यूनिट है। अब आपका क्वेश्चन क्या था दीपांशु कि इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? वेरी सिंपल, या तो एक तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लो। अब चार्ज करने का तरीका है जैसे भी जो आपको इजी लगे वो यूज। के सी का मतलब बेटा जब मैं लिखूं तो अब आगे पढ़ाऊंगा तो बस समझ जाना, नॉलेज क्लाउड। और एक लिखूंगा नोट, नोट का मतलब है कि वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ये नॉलेज की बात है। तो देखो आपने अभी लिखा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ईएसयू में कितना बताया मैंने आपको, 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। तो आपको ईएसयू में कूलम निकालने तो इधर ले आओ बेटा, 1 कूलम, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 कूलम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 4.8 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। और अब आप खुद सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ था यार, फिजिक्स में तो पढ़ा है कई जगह, ये 3 और इसको ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 9। तो क्या हो गया, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी हो गया, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। 1 कूलम इज इक्वल टू, क्लियर हो गया ना बेटा दीपांशु, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। तो फिजिक्स में कई जगह पढ़ते हो आप। हाँ, मीटर वाला और सीजीएस वाला यूनिट, वही कह रहा हूं। एसआई में मीटर वाला यूज करते हैं अपने, इसलिए मैंने एसआई यूनिट बोल रहा था उसको। जो मीटर वाला, जहां भी मीट्रिक सिस्टम होता है वो एसआई यूनिट होता है बेटा। अभी बेसिक चीजें आती जाएंगी तो उसमें डिस्कस करते जाएंगे, तो ये सारे कंफ्यूजन भी आपके हटते जाएंगे। बट स्टेप टू स्टेप डेवलपमेंट जो होता है वो बेटा स्टेप टू स्टेप होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेप टू स्टेप, जैसे हम बड़े होते हैं तो मान लो यंग हुए हैं तो उसमें हमें 17 या 18 ईयर लगे हैं, लेकिन पैदा होते ही जो यंग हो जाता है वो फिर नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राक्षस पैदा होगा। राक्षस पैदा होते ही बहुत बड़े हो जाते हैं, महाभारत में देखा होगा, घटोत्कच पैदा होते ही इतना बड़ा हो गया था, अपने पापा से ही बड़ा हो गया था। तो वो जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे जो होता है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। और सब्जेक्ट भी बताया ऐसे तैयार करने हैं आपने, सब्जेक्ट भी ऐसे तैयार करना है। अभी तक देखो इंट्रोडक्शन करवाया, वहां क्वेश्चनिंग की, फिर मैंने आपको कुछ कन्वर्जन करवाए, बेसिक सी चीजें। अभी मैंने अभी एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। न्यूमेरिकल पार्ट इसी से आपका स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट कि एक आप सिंबल, एक एटॉमिक सिंबल कैसे देते हो, एटॉमिक सिंबल, और उस एटॉमिक सिंबल में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हो। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली, मैं सिंपली बात करता हूं तो आपको ये पता ही होगा कि, और जानते भी, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी सिंबल लिखते हैं, सपोज एक्स सिंबल लिखते हैं, एक्स सिंबल में यहां पर जो लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है P, और यहां जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, एक्चुअली किसी भी एटम का जो मास होता है न्यूक्लियस से बनता है, इसलिए इसको मास नंबर, या हम जनरली एटॉमिक मास बोल देते हैं, मास नंबर, ये आपका मास नंबर है। और ये वाला जो देख रहे हो आप, ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, इसको जनरली आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इसको एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर वाले मास नंबर को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करोगे तो आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसलिए जनरल एक फार्मूला लिखते हो, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। बट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज हुई बेटा। अब आते हैं हम कि सपोज आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रॉन 0 होगा। तो ये हाइड्रोजन है, तो मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, जब भी लिखते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन है या Z बोल दे सकते हो या प्रोटॉन बोल सकते हो, जो भी लिखते हो, जो प्रोटॉन है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड की बात करनी है सर, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऐसे लग दिया तो मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है और नेगेटिव चार्ज है तो आपने ऐड कर देना है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देना मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, देखो दीपांशु जॉब इज वेरी नाइस बेटा, बाकी भी इसी तरह आंसर करो। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैंने क्या बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है। तो यहां ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। बट मैं ये लिख दूं H पॉजिटिव, अब एग्जामिनर तो ये चीजें भी नहीं लिख के देगा बेटा, एग्जामिनर तो ऐसे लिखेगा H पॉजिटिव। बढ़िया बेटा, विधि 1 इसमें बताओ विधि विष्ट, H पॉजिटिव बताओ बेटा दीपांशु। H पॉजिटिव लिख दिया मैंने, H पॉजिटिव है तो प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, देखो दीपांशु 0, सदाफ अंसारी 0, विधि विष्ट 0, नाइस बेटा। बिकॉज हाइड्रोजन का प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो प्रोटॉन तो 1 ही है। अब आपका ये प्रोटॉन यहां पर 1 है, जब आपका प्रोटॉन यहां पर 1 है तो प्रोटॉन यहां से आपका 1 आ गया, और जितना पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या बोला पॉजिटिव चार्ज माइनस करना बेटा, माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो 1 नहीं है तो -1 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन 0 आ गया। तो ये पहले वाली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वाली है, ये 2 वाली है। ऐसे ही देखो बेटा, मुझे एक्चुअली कहीं पर पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए बेसिक्स कुछ बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने हीलियम सुना होगा, सभी ने हीलियम, He, हीलियम। अगर मैं पूछूं कि हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, तो हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए आपको, तो हाइड्रोजन हीलियम 2 और कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो 2 ही आ जाएगा ना। हीलियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 2, हीलियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2। बट नाउ आई एम आस्किंग टू यू कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव आयन, He पॉजिटिव आयन, He पॉजिटिव आयन में कितना होगा बेटा, He पॉजिटिव आयन। गुड बेटा, हरीश, दीपांशु, विधि, आपके आंसर आए हैं। बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर से निकला है तो प्लस का मतलब 1 कम हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो। He पॉजिटिव आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और H भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। बट इफ आई tell you about the He2 positive, then what is your opinion? He2 positive ion, number of electron, He2 positive ion। सुरेखा, पूजा, अमित, आपका 1 बिल्कुल सही है, अंजू सही है आपका, कनिका 1 ग्रेट। अब ऐसे इसका निकालो, He2 पॉजिटिव का आंसर क्या देंगे, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अंजू का आंसर पहले आया, दीपांशु का आया, यस, रितु, हरीश 0, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। He2 पॉजिटिव आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 बेटा, 0, वेरी गुड। बिकॉज प्रोटॉन तो 2 ही होंगे ना, प्रोटॉन 2 होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन तो आपका 2 ही आया। अब बेटा आपका प्रोटॉन 2 आया, तो आपने जैसे देखा कि प्रोटॉन आपका 2 आ गया, तो यहां पर आपने ये देखा। अब सीन देखो जरा, हम सीन देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हुआ क्या केस। अगर मैं आपको ये बोलूं कि He और यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 जो है He, मैंने आपसे ये पूछा था कि He2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन, आप बच्चों को बिल्कुल सही आंसर आए। He2 पॉजिटिव का जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, बिकॉज प्रोटॉन तो 2 ही है
और 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने कह दिया 0। He2 पॉजिटिव आयन में कोई क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है बेटा। जरा सोचो, अगर ये हीलियम है तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है और मास जो है 4 है, 2 प्रोटॉन 4 मास। अगर 2 प्रोटॉन 4 मास है बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, He2 इसका मतलब सारे आंसर दो बेटा। प्रोटॉन कितने आए? 2। प्रोटॉन कितना आया? 2। हाँ सही बेटा। विवेक, सान्या, आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का सही आ रहा है। आगे चल रहे हैं, देखो इस पर ध्यान दो। प्रोटॉन आया 2, ये प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो, ये भी 2। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो कितना आया, जो जितने प्रोटॉन है 2, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 आ गए, तो सीन क्या बना, ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कहीं मैं पहुंचाना चाहता हूं एक्चुअली, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचना चाहते हैं। अब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया हमारे पास। अब मैं अगर सोचूं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो बराबर है ना बेटा, तो इसका मतलब मास जो आ रहा है 4 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ हीलियम, तो आप ये बोल सकते हो ना, प्रोटॉन का कितना टाइम होगा बेटा, मास ऑफ हीलियम 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अप्रोक्स सेम है, तो अप्रोक्सीमेट 4 टाइम ऑफ मास ऑफ हीलियम आप कर सकते हो। बट what we are going to do, actually we are removing 2 electron here because we want to make He2 positive ion. He2 positive ion, we want to make He2 positive ion, and He2 positive ion 2 इलेक्ट्रॉन थे, here 2 इलेक्ट्रॉन, both electron has been removed, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके, then He2 positive ion। तो He2 पॉजिटिव आयन का सीन क्या रहा आपके पास, ओनली 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट स्पीशीज इज नोन एज He2 पॉजिटिव। अब मेरी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है बेटा, इसका मतलब He2 पॉजिटिव है क्या चीज, एक्चुअली He2 पॉजिटिव आयन है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है बेटा। He2 पॉजिटिव आयन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या इसको क्या बोल सकते हो, डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो वर्डिंग लिख रहा हूं बेटा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ कुछ आएगा, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, एंड दैट स्पीशीज आर नोन एज अल्फा पार्टिकल। इसी को बेटा अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, इसको ऐसे लिखते हो अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या आंसर दोगे बेटा, व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन जो भी हो यहां पर, तो अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के सिर्फ न्यूक्लियस को निकाल दें, हीलियम के बेटा न्यूक्लियस को निकाल दें, हीलियम में जो अंदर वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल दें, जैसे किसी के सीने के अंदर से कलेजा बाहर निकाल देते हैं, उसी टाइप से अगर हीलियम एटम के न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो, तो जो न्यूक्लियस बाहर निकलेगा बेटा, वो न्यूक्लियस आपका क्या होगा, उस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। और एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल एक डाई पॉजिटिव आयन है, डाई पॉजिटिव He पॉजिटिव आयन है, डाई पॉजिटिव He पॉजिटिव आयन। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान रखना, रट लो इस चीज को। अब पॉइंट ये आएगा, अगर डाई पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन है तो प्रॉब्लम देखो मेरा, तो इसका मतलब इसका प्रोटॉन से हम मास कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो मास ऐसे कर सकते हैं, या अपने नोट में लिख देते हैं, काम आ जाएगी, क्वेश्चन फिर बनाते हैं। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं लिख दूं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो बेटा अगर अल्फा, बिल्कुल सही बेटा दीपांशु और विधि आपने आंसर दिया ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ऐसे एग्जाम में आएगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी दे देना, वो भी सही है, या डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। आपसे पूछा जाएगा अल्फा पार्टिकल, तो ये सिंबल लिखोगे आप He2 पॉजिटिव। एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा आपको इतना दे सकता है बेटा, He2 पॉजिटिव आयन यहां दे सकता है, बट आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रोटॉन तो 2 ही होंगे और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 ही होंगे।
तो इससे क्या कर सकते हो आप, अगर आपसे एग्जामिनर बेटा पूछता है कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखो 4 टाइम होगा, 4 यूनिट आ रही है, तो अप्रोक्सीमेट 4 यूनिट, अप्रोक्स 4 यूनिट, बिकॉज न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है इसलिए, अप्रोक्स 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सही बेटा, शदाफ अंसारी बिल्कुल सही, अंशिका का आंसर बिल्कुल, दीपांशु दे ही रहा है आंसर हमेशा, तो वेरी गुड। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, रितु का आंसर बिल्कुल सही, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बाकी याद कर लेंगे बेटा ये वाली चीज। अगर मैं पूछूं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज देखो ऊपर आ रहा है 2 यूनिट, तो चार्ज ऑफ पार्टिकल होगा वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल जो होगा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल, इट इज वेरी इंडिस्पेंसेबल। अल्फा पार्टिकल पर फोकस देना है बेटा। अल्फा पार्टिकल डाई पॉजिटिव आएंगे। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है। जा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन को बोलेगा जा तेरे जैसे 4 देखे, तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम होता है, और चार्ज जो होता है वो बेटा 2 टाइम होता है। तो इस बेस पर अगर हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं तो हमारे आंसर आते हैं। अमित, प्रशांत वेरी गुड, शान्या, वेग, शामवी बिल्कुल सही बेटा, जैसे बाकी कर रहे हैं अब आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड। यही बेटा सीखने का तरीका है, सिंपल सी बात है। बोलने से बेर भी बिक जाते हैं, नहीं बोलने से सेब भी पड़े रहते हैं। जितना आप इंटरेक्शन करोगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी बेटा। देखो अब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये एग्जाम का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जाम में आते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे साल पूछ ही रहेगा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन मेरा ये है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग order of charge to mass ratio। आपको मैंने पार्टिकल दे दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये क्वेश्चन दीजिए, ये हमारा प्रॉब्लम है बेटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। दीपांशु, ऋतु, सदाफ, बताओ बेटा कौन देगा पहले आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज, मैंने चार्ज और मास को देखो मिक्स कर दिया टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। अब इसमें क्या बेटा मैटर करेगा, मान लो हमें आता भी है, आता है तो कितनी जल्दी हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है बेटा। मतलब हमने पूरे साल तैयारी की, सान्या ने एन, न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दिया आंसर। तान्या ने न्यूट्रॉन पहले दिया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को सबसे ज्यादा दिया है। देखो बेटा एनीवे जो है क्रीम का आंसर आया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, और दीपांशु ने आंसर दिया है न्यूट्रॉन सबसे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। एनीवे बेटा ओके रितु आपका आंसर भी आया NPEA। तो देखो मैं इसमें देख रहा हूं। अब पॉइंट ये है कि अपने को आंसर इसका बड़ा जल्दी निकालना है, तो हमें ये चाहिए, देखो हमें चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q अपॉन M, इलेक्ट्रॉन का चाहिए Q अपॉन M, प्रोटॉन का चाहिए Q अपॉन M। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम क्या है ट्रिक यूज करेंगे, N Q अपॉन M। इसीलिए तो हमें ऊपर वाली चीजें सीखी है। मैंने क्या बताया था, I told you in starting of my lecture कि मैंने क्या बोला था आपको कि फ्लाइट लेने में जोर लगता है, जब फ्लाइट ऊपर उड़ती है तो फिर तो सारा अपना इजीली होता चला जाता है। तो वही अब जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है बेटा वो यूज करना है। सदफ ने भी आंसर दिया है। हाँ देखो अब आप एक चीज बड़ी क्लियर समझो कि ये तो क्लियर है ना, पहला इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है बेटा।
इलेक्ट्रॉन का मास जीरो। देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। ये इलेक्ट्रॉन का मास जीरो होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। अगर कोई चीज जीरो से डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना हो जाएगा? मैथमेटिकली सोचो, इन्फिनाइट। एम आई राइट? देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस मुझे ये पता है कि मास जो हमने किया था ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो किया था उसमें मास हमने जीरो रखा था, नेग्लिजिबल। तो मास अगर जीरो करूंगा तो किसी चीज को जीरो से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा बेटा। दूसरा मुझे ये पता है कि न्यूट्रॉन में जहां जीरो जीरो चीजें पता है वो सोल्व करो। न्यूट्रॉन, यू नो अबाउट द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी क्यू जीरो है। देखो बेटा अगर जीरो को इससे भी हम डिवाइड करते जाएं तो मैथमेटिकली आंसर कितना आएगा बेटा? मैथमेटिकली जीरो ही तो आएगा। देखो ये चीज क्लियर होगी, इसका मतलब सबसे कम तो जीरो ही हुआ और सबसे ज्यादा इन्फिनाइट हुआ। दो लिमिट तो आपको देखो डायरेक्ट पता लग गई। इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम होगा न्यूट्रॉन का और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? देखो इलेक्ट्रॉन का। अब जब सीख जाओगे फिर तो स्पीड पकड़ लेना। जब गाड़ी सीख जाते हैं फिर तो देखते ही नहीं है, दोस्तों से बात करते हुए चलाते हैं। सीख जाओ फिर तेज करना, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना है। तो न्यूट्रॉन सबसे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। अब आता है Q अपॉन M प्रोटॉन का और Q अपॉन M न्यूट्रॉन का। तो ये प्रोटॉन का आइडिया है ही हमें। न्यूट्रॉन का जरा सोल्व कर लेते हैं बेटा। हम Q बाई मास, चार्ज बाई मास न्यूट्रॉन का लिखना चाहते हैं, इसको प्रोटॉन की टर्म में लिखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, लगाएंगे सब जो पढ़ेंगे बेटा, मतलब जो पढ़ा है वो कंपटीशन में आता है और वो लगाना है, ये चीज समझ लेना आप। मार्क्स फिर देखना कैसे आते हैं। देखो चार्ज है आपका, Q चार्ज है। अब चार्ज Q है तो न्यूट्रॉन का चार्ज, ये किसका ले रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, इसको और अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल अभी तो मैंने बताया प्रोटॉन का ट्वाइस होगा चार्ज ऑफ। अगर मैं यहां लिखूं अल्फा पार्टिकल की जगह लिखूं तो अल्फा पार्टिकल लिखूंगा तो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा की जगह सोल्व कर रहा हूं तो 2/2 आ गया। तो देखो ये तो हाफ QP अपॉन MP है और ये Q अपॉन MP है, 1 है ये। तो ज्यादा किसका है चार्ज टू मास रेशियो बेटा? प्रोटॉन का या अल्फा पार्टिकल का? देखो कैलकुलेशन है ना, माइंड में चलाओगे, एक बार कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई फिर नो प्रॉब्लम। जिस बंदे ने कैलकुलेशन सीख ली ना, बोला जाता है कि जिसको कैलकुलेशंस आ गई ना आगे पीछे की, तो उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए बैठे पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, जिनको कैलकुलेशन आती है। तो कैलकुलेशन माइंड में किया करो रटने की बजाय। इसको क्या पढ़ोगे आप? देखो जो चार्ज टू मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का है वो आपने हाफ QP अपॉन MP किया और ये 1 Q अपॉन MP। तो चार्ज टू मास रेशियो बेटा किसका हुआ ज्यादा? प्रोटॉन का हुआ ना। दीपांशु का आंसर आ गया देखो, प्रोटॉन का। बिकॉज उसको कैसे पढ़ोगे? 1 Q बाई MP, 1 Q बाई MP, और यहां 1/2 QP बाई MP। अल्फा पार्टिकल को सोल्व करके निकाला तो ये तो उसका आधा हो गया। मैं बोलूं एक है 1x और एक है हाफ x, तो बड़ा कौन सा होगा बेटा? मैथमेटिकली सोचो ना, बड़ा 1x होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन का डबल है, चार्ज टू मास रेशियो डबल है। तो प्रोटॉन का ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल पहले आएगा फिर प्रोटॉन आएगा। दैट इज योर आंसर बेटा। अब चाहे ये मेहनत अब कर ली ना, तो अब आपको बाद में करने की जरूरत नहीं है। बाद का मतलब कंपटीशन में पहले ही याद कर लो। सर ने बताया था जीरो से लेके सोल्व करना है, जीरो चीज देखते जाओ, पहले तो जीरो वाली लिमिट ही ढूंढ लो, क्या आपका पहला ऑप्शन ही आंसर आपका सोल्व हो जाए। वेरी गुड बेटा। देखो कनिका ने भी आंसर दिया, अभी सौरभ ने भी, सौरभ तिवारी ने भी बताया अभी। देखो तो ये चीजें ऐसे करनी है बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा मुझे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो न्यूट्रॉन से ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का, आप चाहे रट लो लास्ट में। न्यूट्रॉन से ज्यादा अल्फा पार्टिकल से ज्यादा प्रोटॉन और प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर वो उल्टा पूछ लेता मास टू चार्ज तो हम निकाल लेते बेटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आपको ये समझना है कि अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टाइम टेकिंग होता है ना, फिर हमारा प्रॉब्लम आता है कि सर वहां हमारा पेपर सोल्व नहीं हो पाया। तो उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को खत्म कैसे करना है ये भी तो मैटर करेगा ना। तो वो ऐसे करना है कि आप पूरी वैल्यू क्यों सोल्व करते हो। आप देखो जीरो, देखो पहले तो जीरो वाली कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है, पहले हम उसको कर लेंगे, उसके बाद बाकी चीजें हम निकाल लेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि अल्फा पार्टिकल का यूज क्या करना है। अल्फा पार्टिकल का यूज क्या करना है? हाँ बेटा ट्रिक बना लो। वेरी गुड, ट्रिक सीख लिया तो कुछ जैसे मैंने क्या बताया, देखो ऊपर वाले में देखो, जहां जहां ट्रिक बना लोगे लास्ट में तो यही काम आ गया।
NaPe, नेप, N मतलब न्यूट्रॉन, A मतलब अल्फा, NaPe। देखो NaPe, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो हमारा जो रिलेशन है ना बेटा, वो सीखने और सिखाने का है। अब देखो मैं आपसे सीख रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं बच्चों से भी सीखता। तो एक बच्चे ने देखो कितनी हेल्प कर दी है, उसने कहा कि सर नेप से याद कर लो ना, N मतलब न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, कभी भूलोगे ही नहीं जब भी एग्जाम आएगा। दीपांशु ने बताया बेटा आपने को, थैंक यू बेटा दीपांशु। तो ट्रिक से हम नेप से आप सीधा याद कर लो, है ना। तो आप मतलब जो भी, हर किसी का अपना दिमाग है, अपने सोचने के तरीके हैं। देखो बेटा कि अपने सोचने के तरीके हैं, देखो सोचने का तरीके पर देखो कितना आदमी की मतलब पॉसिबिलिटी माइंड की कितनी है, हम देखो यूज ही नहीं करते, हम पॉसिबिलिटी कभी यूज ही नहीं करते। जैसे मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि एक बार ना मैंने देखा कि दो चाइनीज मेट्रो में आ रहे हैं, और दोनों चाइनीज मेट्रो में आ रहे हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो एक को बिल्कुल ही नहीं आती। अब दूसरा उससे डिस्कस कर रहा है, कहता है ये साइड, ये गेट किस तरफ खुलेगा, उसमें राइट और लेफ्ट बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं ना दायां और बायां। तो उसने देखो उसको कैसे सिखाया, उसने बोला ऐसे डी बनाया, डी, और एक बी बनाया, बी। डायमेंशन देखो बेटा माइंड की, एक उंगली से बनाया डी और एक उंगली से बनाया बी। तो कहता है जो बी बना, कहता है बी फॉर बाया, बी फॉर बाया, बा बा बा, वो अपनी दूसरी लैंग्वेज बोला, बा बा बी 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 बा, बाएं चले जाओ, डी 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 दा दा, डी चले जाओ। तो सोचने का तरीका देखो, हाथ से उसने बता दिया उसकी। तो आदमी के डायमेंशंस कितने हैं बेटा सोचने के, ये आप सोच सकते हो कि भाई कितना डायमेंशन है, कि हम कैसे कैसे चीजों को सोल्व करते हैं, बस उसका यूज करना है बेटा हमें। तो अभी मैंने देखो आपको सिखाया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर पहुंच गए हम। अल्फा पार्टिकल पहुंचने के बाद कि जब हम अल्फा पार्टिकल पर पहुंचते हैं, तो अल्फा पार्टिकल पहुंचने के बाद उसका हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अब जोड़ते जाना बेटा, लिंक करो चीजों को, अपने आप समझ आओगे कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या आगे हो सकता है। इसी को तो कैलकुलेशन बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कहां से कहां पहुंच गए हम, देखो बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो ज्यादा कुछ मैं यहां आपको नहीं डालूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, जो काम की चीज है वही डालेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल को किसी एटम के न्यूक्लियस में किया था, और ये काम किया था रदरफोर्ड ने। तो आप याद रख सकते हो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुआ और किसने किया। तो आप यहां से बाय सपोज जो साइंटिस्ट है उसका नाम रखना है, रदरफोर्ड ने किया था ना बेटा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। कौन से एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किया उसने। तो उसने क्या किया था बेटा, अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल को उसने एक एटम पर बम्बार्ड करवाया। उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ना ऐसे बाहर निकल ऐसे, और इस एंगल को उसने सेंटर पॉइंट से लिया। तो अब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, तो उसने बोला 0 डिग्री एंगल। फिर उसने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे थोड़े डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल पर, और कुछ ऐसे पॉइंट थे जो जा करके वापस आ गए। तो उसने कहा भाई पॉजिटिव को तो पॉजिटिव चीज रिपेल कर सकती है, इसका मतलब यहां पर सारा पॉजिटिव प्रोटॉन यहां पर है, पॉजिटिव मास, प्रोटॉन होता है ना पॉजिटिव मास। तो पॉजिटिव प्रोटॉन जो है, मास जो है सारा न्यूक्लियस में है, और उसने कहा कि इसलिए पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव ने रिपेल किया है, इसलिए वापस आ गया। इस एंगल को उसने वापस लौटने को 180 डिग्री बोला। तो एक्चुअल में इसमें ये 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटे साइज पार्ट पर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंगल, वो एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे पहला 0 डिग्री एंगल लिखा, फिर मैंने कोई एंगल बनाया जैसे लेस देन 90 डिग्री, और लास्ट में देखो मैंने 180 डिग्री लिया। तो 180 डिग्री पर बहुत कम पार्टिकल मिले थे। तो जो कम पार्टिकल मिले थे तो उसको कैसे याद करोगे, आप इस फार्मूले से याद करोगे बेटा, नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। कितना पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुआ देखो, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड। तो उसने एक फार्मूला दिया, कहता है कि थीटा के साथ ऐसे रिलेटेड होता है साइन 4 जो भी एंगल है थीटा बाई 2, साइन 4 थीटा बाई 2। मतलब हमें थीटा के साथ देखो, थीटा जितना बड़ा होता जाएगा, उसका रिजल्ट था बेटा ये मैथमेटिकल, थीटा बड़ा होता जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर को सपोज n से लिखते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा जो होते जाएंगे कम होते जाएंगे। तो 180 डिग्री पर तो बहुत कम फ्यू पार्टिकल आए थे, बहुत ही कम। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना हो तो फार्मूला बना सकते हो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, इधर 2 थीटा है आपके साइन 4 थीटा जो 2 वाला है बाई 2 और साइन 4 थीटा 1 बाई 2। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि पहले कितने एंगल पर इतने अल्फा पार्टिकल थे, तो दूसरे एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे। अभी इवन मैं इस लेवल पर आपको ले जा रहा हूं, अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कुछ प्रैक्टिस जो करोगे क्वेश्चन तो वहां ऐसा मिल जाता है। अभी तक नीट ने कभी ये पूछा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल नहीं जाए यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर पूछ सकता है कि थीटा बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होंगे, क्योंकि थीटा बढ़ाने पर वो वापस 180 डिग्री पर लौट आएंगे। और दूसरा वो आपसे किससे पूछ सकता है रिलेटेड बेटा, दूसरा आपसे जो पूछ सकता है वो जेड से, प्रोटॉन से। अब एटम के अंदर कितना प्रोटॉन होगा उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये नोट, ये दूसरा नोट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर। प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन क्लियर आएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा होंगे, ये जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यही तो रीजन था उसने गोल्ड लिया था बेटा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है गोल्ड की, इसलिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड लिया था। एनीवे, यहां पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस। यहां पर बेटा मैं अभी एंडिंग करने जाऊंगा टॉपिक का, तो ध्यान देना। तो न्यूक्लियस में कोई भी अल्फा पार्टिकल यहां से चला और यहां पर कोई एटम है उसके न्यूक्लियस तक पहुंचा। न्यूक्लियस में देखो सपोज एक प्रोटॉन का चार्ज है E या Q लिया था हमने सपोज E, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ले लेते हैं Ze चार्ज। आप इसको चार्ज मान लो Q1, इसको चार्ज मान लो, जो न्यूक्लियस का चार्ज है इसको मान लो Q। एक प्रोटॉन का चार्ज सपोज E, ये दोबारा देखो चीज, एक प्रोटॉन का चार्ज E, अगर Z प्रोटॉन है 2 होंगे तो 2E, 3 है तो 3E, Z है तो Z, टोटल चार्ज न्यूक्लियस। ये जब जैसे ही इधर आएगा तो आके रिपेल होगा और एक जगह पे रिपेल करके और वापस मुड़ जाएगा। तो जहां तक ये पहुंच सकता है ये वाली डिस्टेंस बेटा आपकी R या क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। R या क्लोजेस्ट अप्रोच रिप्रेजेंट D से कर दो, R से कर दो, कोई फर्क नहीं करता, डजंट मैटर बेटा। हीलियम पार्टिकल यहां से अप्रोच करेगा। तो ये अप्रोच कैसे निकाली जाती है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी तब ये अप्रोच निकलती है। और काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स होता है तो R स्क्वायर, नहीं तो R, जो कूलम्बिक लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हो। तो इससे हम, अगर हमें वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन की मास पता है, तो ये R निकाल सकते हैं। Q1 क्या होगा हेयर, बस ये ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन दे Q1 किसी को ही मान लो, जैसे Q1 आपने ये माना तो हीलियम का चार्ज, तो 2 चार्ज है, तो यहां पर ट्वाइस यूनिट है, 2 यूनिट है, चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन के इक्वल, तो चार्ज रख सकते हो 2, एक प्रोटॉन का चार्ज जिस यूनिट में रखना चाहो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इधर देखो Q2 क्या है, Ze। Q2 क्या है, Ze। तो Ze का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो गया, तो Ze जितने प्रोटॉन होंगे उतना चार्ज, Ze जितना Z हो, जैसे Z प्रोटॉन जो भी होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है। तो वहां से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आ जाए तो स्पेशली अब ये जो है इट इज
इट बिलोंग टू स्पेशली फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ हमारी केमिस्ट्री में, बिकॉज एग्जामिनर तो नहीं समझता ना, वो तो कहता है कि 12th का बच्चा है, उसको क्वेश्चन डालना है। तो क्वेश्चन अगर उसको डालना है तो वो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा, चाहे आप फिजिक्स में चले जाओ चाहे केमिस्ट्री में। कॉन्सेप्ट यही रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बेटा वो ध्यान रखनी है, आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी तो नो इशू। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कूलम्बिक लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकलता है, तो K1 K2 और बाई आर स्क्वायर होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। प्रोबेबली आप सेकंड क्लास कल है आपका, एंड वी विल स्टडी इन दैट क्लास अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स, जहां से चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा। आज का तो समझ लो कि स्टार्टिंग का एक आउटलाइन या बेसिक हमने बेटा तैयार किया है। तो टिल देन बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप को कौन सा है?